हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखा है। आज हम लोग एक नया टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, वो है प्लेटफॉर्म का जो नया रुक्मणी पब्लिकेशन का जो बुक आया है उस बुक से हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख भी चुके होंगे कि प्लेटफॉर्म का बुक का कवर मैं लगा रखा हूँ, उसी बुक से इससे पहले आप लोगों को किरण पब्लिकेशन का रहमान सर का बुक से करवाया जा रहा है। साथ ही साथ वो भी सेट आप लोगों का चलता रहेगा और ये भी सेट, दोनों आप लोगों का सेट जो है वो चलता रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका कंप्लीट 100 क्वेश्चन का पीडीएफ, आंसर और सॉल्यूशन सारा चीज़ जो है वो ऑलरेडी उस पीडीएफ में अटैच्ड है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि संप्रभुता जो है वो राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा है? तो संप्रभुता जो है वो राज्य की पूर्णता है, यह एक फ्रांसीसी विद्वान जीन बोंदा के द्वारा कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन बोंदा के द्वारा। जीन बोंदा की एक पुस्तक थी 6 बुक कॉन्सर्निंग रिपब्लिक, उसी में इन्होंने संप्रभुता शब्द का जो है वो सर्वप्रथम प्रयोग किया था। एक नाम और याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, बिलोबी। बिलोबी के अनुसार जो है वो संप्रभुता जो है वो राज्य की सर्वोपरि इच्छा जो है वो होती है। आप लोग पॉलिटी में एक चीज़ पढ़ भी रखे होंगे कि राज्य के लिए 4 तत्व जो है वो अनिवार्य होता है, एक भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा जो है वो संप्रभुता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, कह रहा है पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? देखिए, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव जो है वो पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा। आप लोग पढ़े होंगे कि पंचायतों का जो संरचना है वो 3 स्तर पर है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत या फिर जिला परिषद। जो ग्राम पंचायत होता है ग्राम स्तर पर, उसका जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष होता है, मतलब राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित विधान के अधीन होता है। वहीं प्रखंड स्तर की संरचना की अगर बात करते हैं तो उसका जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष होता है, मतलब पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा होता है। और जिला स्तर की जो संरचना है उसका भी जो चुनाव होता है, मतलब जिला पंचायत या जिला परिषद का जो चुनाव होता है वो भी अप्रत्यक्ष होता है, मतलब जिला परिषद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है निम्न में से किनका संबंध जो है वो केंद्र राज्य संबंधों से है? तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंध है राजमन्नार समिति रिपोर्ट का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, राजमन्नार समिति रिपोर्ट। राजमन्नार समिति रिपोर्ट की बात करते हैं तो 1969 में तमिलनाडु सरकार के द्वारा केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने हेतु डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में एक 3 संसदीय समिति का गठन किया गया था, वही है राजमन्नार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो संघीय सरकार के अगर सबसे महत्वपूर्ण लक्षण की अगर बात करते हैं तो वो है संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं आप लोग पढ़े भी होंगे कि भारतीय संविधान में जो संघीय प्रणाली है वो कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। और 7वीं अनुसूची आप लोग पढ़े होंगे जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का जो है वो स्पष्ट विभाजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कल्याणकारी राज्य जो है वो मूलतः संश्लेषण है। तो कल्याणकारी राज्य जो है वो मूलतः उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उदारवाद और समाजवाद का। भारतीय संविधान की अगर बात करते हैं तो आप लोगों को याद होगा भाग 4, जिसके अंतर्गत की राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या है? देखिए, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। याद रखिएगा अनुच्छेद 61 में ही महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो किया गया है। महाभियोग प्रस्ताव जो है वो संसद के किसी भी सदनों में लाया जा सकता है, लेकिन जिस सदन में पहले यह प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर प्रस्ताव पर होना चाहिए। साथ ही एक चीज़ और याद रखिएगा, महाभियोग प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना जो है वो राष्ट्रपति को देनी होती है, और महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो अमेरिकी संविधान से अपनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान जो है वो 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा 2 अनुच्छेद जो है वो शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है। यह बात कर रहा है अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 की। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारतीय संविधान के अगर भाग 11 की बात कीजिएगा तो उसमें अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक केंद्र राज्य संबंधों के विधायी एवं प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख जो है वो किया गया है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 245 की तो इसके अनुसार जो संपूर्ण जो संसद है वो पूरे देश के लिए या फिर देश के किसी भाग के लिए तथा विधानमंडल राज्य के लिए अथवा किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। और अनुच्छेद 246 जो है इसके अनुसार संसद जो है वो संघ सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडल राज्य सूची एवं संवर्ती सूची के विषयों पर कानून जो है वो बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस देश के बारे में यह कहा गया है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है। यह बात हो रही है ग्रेट ब्रिटेन की, क्योंकि वहाँ कोई लिखित संविधान नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन विश्व का इकलौता ऐसा देश है जिसके संविधान का निर्माण जो है वो किसी योजना अनुसार नहीं हुआ है और ना ही उसको लिखित स्वरूप दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेट ब्रिटेन। संविधान की अगर बात करते हैं तो विश्व का पहला लिखित संविधान किसका है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे पहला तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सबसे बड़ा तो भारत। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो भारत में संघ सूची का नहीं है। तो शिक्षा जो है वो भारत में संघ सूची का विषय नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि 1976 से पहले शिक्षा जो था वो राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है, उसके द्वारा शिक्षा को संवर्ती सूची में फिर डाल दिया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो याद रखिएगा वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। जवाहरलाल नेहरू, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, यही सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक के लेखक जो हैं वो अमिताभ भट्ट हैं। साथ ही साथ मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म नामक एक पुस्तक राम मनोहर लोहिया के द्वारा भी लिखा गया है। दोनों सही है, दोनों के द्वारा एक पुस्तक सेम ही नाम से लिखा गया है। एक अमिताभ भट्ट हैं और एक राम मनोहर लोहिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वहीं जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो इनसे आप याद रख सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, ये सब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है और इसको इंगित करता है अनुच्छेद 38, क्योंकि अनुच्छेद 38 में ही यह कहा गया है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को खत्म करने का प्रावधान जो है वो किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर बात करते हैं तो इसका विवरण जो है वो भाग 4 में किया गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है और इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री की अगर बात करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो नियुक्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री में ही वास्तविक कार्यकारी शक्तियां जो है वो निहित होती है और सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति जो होते हैं वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन जो है वो किया जा सकता है। तो यह किया जाता है अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 359। आप लोगों को याद होगा एक अनुच्छेद 352 जिसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वो किया जाता है और इसके बाद अनुच्छेद 19 के तहत जो उल्लेखित सभी मौलिक अधिकार जो हैं वो खुद ब खुद निलंबित हो जाते हैं। ये कौन से अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 358 के तहत। अनुच्छेद 358 में ऐसा कहा गया है। साथ ही साथ आप लोगों को याद होगा कि अनुच्छेद 19 के अतिरिक्त अन्य मौलिक अधिकारों को भी अनुच्छेद 359 के तहत अधिसूचना जारी करके राष्ट्रपति जो है वो निलंबित कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अनुच्छेद 359। एक चीज और याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत उल्लेखित जो अनुच्छेद 20 और 21 है इसके प्रावधानों को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऐसा 44वें संविधान संशोधन में कहा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सहभागी हो सकता है। यह बात कर रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अटॉर्नी जनरल। आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 88, और अनुच्छेद 88 के अनुसार ही महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने, सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार है। लेकिन ध्यान रहे वो संसद में मतदान नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं। महान्यायवादी जो होता है वो सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, और भारत में अनुच्छेद 76 में यह कहा गया है कि भारत के महान्यायवादी पद की एक व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे। अशफाक उल्लाह खान को मिल गया था, राम प्रसाद बिस्मिल को भी मिल गया था, राजेंद्र लहड़ी को भी फांसी की सजा दे दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद जो थे उनको नहीं मिला था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आजाद। देखिए काकोरी कांड की अगर बात करते हैं तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था उसी के क्रांतिकारियों के द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक एक रेलवे स्टेशन के पास जो 8 डाउन ट्रेन थी उसको रोककर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, और यही घटना जो है वो काकोरी ट्रेन लूट कांड जो है वो कहलाती है। फिर बाद में भले उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो 2021 में काकोरी का जो कांड हुआ था उसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन कार्यवाही कर दिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर अगर बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की, तो चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुठभेड़ करते हुए जो अंतिम गोली है वो खुद को इन्होंने मार लेते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा प्रण किया था कि अंग्रेज जो है वो मुझे कभी भी जीवित बंदी नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा हम्पी में स्मारकों का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया था। हम्पी में स्मारकों का निर्माण जो है वो हरियर और बुक्कर के द्वारा किया गया था, क्योंकि हम्पी क्या था, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, और हरियर और बुक्का ने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियर और बुक्का ने। नेक्स्ट है हमारा कि भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन जो है वो इस्लाम से प्रभावित थे। इस्लाम से प्रभावित है नामदेव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नामदेव। नामदेव जो थे वो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को इन्होंने ही लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है इनमें से कौन जो है वो उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे। मतलब उग्र नहीं थे, मतलब कहने का मतलब उदारवादी नेता कौन थे, यह आपसे पूछ रहा है। तो उदारवादी नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, बाद बाकी लाल बाल पाल जो थे वो तो उग्रवादी थे, उदारवादी थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के अगर गुरु पूछ ले तब तो महादेव गोविंद रनाडे जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था। तो सांख्य दर्शन जो है वो सबसे प्राचीन दर्शन है जिसके तहत कि सर्वप्रथम प्रकृति की महत्ता पर बल दिया गया था, और इसको प्रतिपादित जो है वो कपिल मुनि के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। तो गुप्त शासकों के द्वारा चांदी के सिक्के को रुपये कहा जाता था, और स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, यहाँ चांदी का पूछ रहा है तो आपका आंसर जो होगा वो रुपये होगा, स्वर्ण का पूछेगा तब आपका आंसर जो होगा वो दिनार होगा। वहीं पन की अगर बात करते हैं तो पन जो था वो मौर्यकालीन सबसे प्रचलित सिक्का था जो कि चांदी का सिक्का हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह इतालवी यात्री जिसने में विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशासनात्मक विस्तृत वर्णन किया है वो कौन है। तो वो है निकोलो कॉन्टी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निकोलो कॉन्टी। ध्यान रखिएगा विजयनगर साम्राज्य में जितने भी यात्री आए थे वो कौन देश का था और किस शासक के समय आया था, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। निकोलो कॉन्टी की अगर बात कीजिएगा तो यह देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, ये इटली का था। अब्दुल रज्जाक की बात कीजिएगा तो वो फारस का था और देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नूनीज की बात कीजिएगा तो वो पुर्तगाल का था, वो अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था। और डोमिंगो पायस और बारबोसा ये दोनों पुर्तगाल का था, और ये दोनों जो है वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। तो सारा नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है, यह पूछ रहा है। गुरु अमरदास, मीरी और पीरी गलत है, क्योंकि मीरी और पीरी की अवधारणा जो है वो छठे सिख गुरु जो हरगोबिंद थे उनके द्वारा प्रतिपादित किया था। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, ये बिल्कुल सही है। सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ का संकलन जो है वो किया था। आदि ग्रंथ में गुरु नानक देव और सूफी संत बाबा फरीद जो थे उन्हीं के वचनों का संकलन जो है वो किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो जिया तरंग आंदोलन जो है वो मणिपुर में शुरू हुआ था। यह बात है कब की? जब सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसी के टाइम मणिपुर में जनजाति समाज ने लोगों को यदुनाग नागा के नेतृत्व में जिया तरंग आंदोलन जो है वो चलाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध बिल्कुल सही सुमेलित है, क्योंकि जब बक्सर का युद्ध होता है कब? 1764 में रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ था और अंग्रेजों की ओर से इस युद्ध का नेतृत्व जो है वो हेक्टर मुनरो के द्वारा ही किया गया था। लॉर्ड हेस्टिंगस ऑंग्ल नेपाल युद्ध, ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंगस के समय ही 1814-16 में ऑंग्ल नेपाल युद्ध जो है वो हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ ऑंग्ल मैसूर युद्ध, ये बिल्कुल सही है। चतुर्थ ऑंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली के समय ही हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस मराठा युद्ध, ये गलत है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि 3 ऑंग्ल मराठा युद्ध होता है। प्रथम ऑंग्ल मराठा युद्ध जो है वो बारन हेस्टिंगस के समय 1775 से लेकर 1782 तक। द्वितीय ऑंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय, और तृतीय जो है वो 1817 से लेकर 19 में लॉर्ड हेस्टिंगस के समय। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कोई जिक्र ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कानकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? तो यह जो है वो कन्नौज शहर का प्राचीन नाम है। कन्नौज को एक और नाम से जानते हैं, पूर्व का ग्रास के नाम से भी कन्नौज को जाना जाता है। जो वर्धन वंश का शासक था हर्षवर्धन, उन्होंने ही अपने शासनकाल के दौरान कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मौर्य काल में कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता था वो सीता अध्यक्ष कहलाता था, ध्यान रखिएगा। और मौर्यकालीन सार्वजनिक भूमि को सीता भूमि के नाम से जाना जाता था। तो ये तीनों चीज़ याद रखिएगा, ये तीनों का संबंध जो है वो मौर्य काल से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट से उनके सही कालानुक्रम में चयन कीजिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी और गांधी इरविन समझौता। इसमें सबसे पहले हुआ था गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। उसके बाद भगत सिंह को फांसी पड़ी थी 23 मार्च 1931 को, ठीक है। फिर उसके बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 29 मार्च 1931 को, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931। यानी कि इसका सही सीक्वेंस जो होगा वो होगा 4321, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तो तालीकोटा का युद्ध जो है वो 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन किसके किसके बीच लड़ा गया था यह पूछ रहा है। तो तालीकोटा का युद्ध जो है वो विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, बीदर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। और कब? तो 1565 में। और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व जो है वो सदाशिव राव भाऊ ने किया था, और विपक्षी चारों राज्यों की जो संयुक्त सेना थी उसका नेतृत्व बीजापुर का जो शासक आदिल शाह जो था वो किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो है वो किस वर्ष दिया गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो है वो 1913 में, उनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, उसी के लिए उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1913। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, और साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई जो थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है वो कहाँ हुई थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत की अगर बात करते हैं तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भूदान आंदोलन का जो जनक थे वो विनोबा भावे थे। और कब शुरू हुआ था? 1951 में आंध्र प्रदेश के नालगोंडा क्षेत्र के पोचमपल्ली गाँव से इस आंदोलन की शुरुआत जो है वो हुआ था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है 4D, 5P, 5F एंड 6P कक्षक घटती ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं, सही विकल्प कौन है? तो अगर सही विकल्प देखा जाएगा तो बी होगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा कक्षक में भरते हैं और उनके भरने के बाद ही उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में भरते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई आबंध कितने होते हैं। तो 2 सिग्मा और 1 पाई आबंध होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सिग्मा और 1 पाई आबंध होते हैं। ओजोन की अगर बात कीजिएगा तो यह ऑक्सीजन का एक होलोट्रॉप्स है जिसकी खोज जो है वो स्कॉनबिन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित द्रव्यों में से किसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है। देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो यहाँ H2O का पृष्ठ तनाव जो है वो अधिक होगा। पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव्यों की सतह पर क्षेत्रफल जो है वो कम करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे पृष्ठ तनाव जो है वो घटता है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आदर्श गैस नियम का सर्वाधिक पालन किस दशा में करेगा। तो उच्च ताप एवं निम्न दापों की दशा में करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आदर्श गैस समीकरण यानी आइडियल गैस इक्वेशन आप लोग पढ़े ही होंगे, PV बराबर NRT। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए प्रयुक्त विधि कौन है। देखिए 2 टाइप की कठोरता होती है, एक अस्थायी एक अस्थायी कठोरता। ध्यान रखिएगा जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण अस्थायी कठोरता होती है। और अस्थायी कठोरता की अगर बात करते हैं तो जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण जो होगा वो अस्थायी कठोरता होगा। तो ये अस्थायी और अस्थायी में कन्फ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ बात कर रहा है अस्थायी कठोरता को, तो अस्थायी कठोरता को या तो जल को उबालकर या फिर क्लार्क विधि के द्वारा अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। तो इसका आंसर तो होगा क्लार्क विधि। क्लार्क विधि एक्चुअली होता क्या है ये भी समझ लीजिए। क्लार्क विधि में जो चूने का पानी होता है मतलब CaOH का होल 2 इसको जल में मिलाया जाता है और फिर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को छानकर कठोरता को हटा लिया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करिए। एक साइड पदार्थ है और दूसरे साइड प्रक्रम है। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर बात करते हैं तो यह संपर्क विधि इसके साथ मैच करेगा, संपर्क प्रक्रम। स्टील इस्पात की बात करते हैं तो बेस मेकर प्रक्रम के साथ मैच करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करते हैं तो लिबलॉन्ग प्रक्रम के साथ मैच करेगा। और अमोनिया की बात करते हैं तो यह हैबर का प्रक्रम के साथ मैच करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड से एक चीज़ याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को तो आप लोगों को पता ही होगा, इसको रसायन के राजा के नाम से जाना जाता है। मैच करने के बाद आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से अनावश्यक अमीनो अम्ल है। अन्य आवश्यक अमीनो अम्ल पूछ रहा है तो वो है एलानिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एलानिन। देखिए ऐसे अमीनो अम्ल जो मानव शरीर हेतु अनावश्यक हैं, ऐसे अमीनो अम्ल की संख्या टोटल है 11, जिसमें शर्त आधारित अनावश्यक अमीनो अम्ल 6 है और अनावश्यक अमीनो अम्ल जो है वो 5 है। क्लियर है। साथ ही साथ एक चीज़ और आप लोग पढ़े होंगे कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैव निम्नीकरणीय बहुलक क्या है। तो जैव निम्नीकरणीय बहुलक किसको कहा जाता है, जिन प्राकृतिक बहुलकों का जीवाणुओं के द्वारा अपघटन हो जाता है वह जैव निम्नीकरण बहुलक जो है वो कहलाते हैं। जैसे कि नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 ये सारा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सतह यानी पृष्ठ का किसी द्रव से गीला होना मुख्यतः निर्भर करता है। तो यह जो है वो पृष्ठ तथा द्रव के बीच स्पर्श कोण पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए स्पर्श कोण यानी जो थीटा होता है, अगर अधिक कोण होता है मतलब थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में लाइज करती है, तो द्रव बर्तन का तल जो है वो नहीं भिगोता है। और जब न्यून कोण हो मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो तो द्रव जो है वो बर्तन का तल भिगो देता है, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जल एवं कांच का स्पर्श कोण का मान कितना होता है। तो जल एवं कांच का स्पर्श कोण का मान जो होगा वो 135 डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक को कुछ आवेश दिया जाता है तो उसका विभव, तो एक चालक को कुछ आवेश दिया जाता है तो उसका विभव जो है वो संपूर्ण चालक पर सामान्य होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण चालक पर सामान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है। तो यह कार्य करता है फ्यूज। ठीक है, फ्यूज में एक चीज़ और पूछा जाता है कि फ्यूज का तार बना हुआ किससे होता है। तो इसमें सीसा लगभग 37% और टीन लगभग 63% होता है। फ्यूज की तार की अगर बात करते हैं तो इसका प्रतिरोध जो होता है वो उच्च होता है और गलनांक जो होगा वो निम्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि वैद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ के पहले एवं दूसरे नियम के परिणाम क्या है। तो इसके पहले एवं दूसरे नियम के परिणाम हैं कि क्रमानुसार वैद्युत आवेश और ऊर्जा के संरक्षण के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में गति कर रहा है तब क्या होगा, तो कण की जो चाल होगी वो अपरिवर्तित होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कण की चाल जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो हैं वो एक ही कला में और परस्पर लंब दिशाओं में होते हैं। मतलब एक विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में हमेशा 0 डिग्री कलांतर पर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष के संदर्भ में गलत उत्तर चुनिए। यह कह रहा है इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण, अपवर्तन एवं परावर्तन का संयुक्त प्रभाव है। बिल्कुल सही है। जब किसी जल की बूंद में प्रकाश की किरणें 2 बार आंतरिक परिवर्तन करती है तो कोई द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। ये भी बिल्कुल सही है। द्वितीयक इंद्रधनुष में वर्णों का क्रम जो है वो उत्क्रमित हो जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। कोई प्रक्षेप इंद्रधनुष तब देख सकता है जब सूर्य उसके सामने होता है। ये गलत है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि दोपहर में इंद्रधनुष जो है वो दिखाई नहीं देता है। इंद्रधनुष का निर्माण जो है वो सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सी घटना जो है वो प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाती है। तो ये दर्शाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश का जो कणीय सिद्धांत है वो न्यूटन ने दिया था, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव की सहायता से आइंस्टीन जो है वो सिद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोमीबे ऊर्जा वाले एक फोटोन का संवेग जो है वो केजी मीटर पर सेकंड में क्या होगा। तो आप लोग एक पढ़े होंगे फोटोन का संवेग बराबर होता है फोटोन की ऊर्जा अपॉन में प्रकाश का वेग, मतलब ई अपॉन में सी। इससे अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो आएगा वो नियरली 5 × 10⁻⁻22 के बराबर आएगा। आगे कह रहा है कि साउदर्न ब्लॉटिंग द्वारा की जाती है। तो इसके द्वारा एक्चुअली डीएनए खंड की पहचान हेतु डीएनए या आरएनए प्रोब द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए साउदर्न ब्लॉटिंग की अगर बात करते हैं तो यह एक प्रकार का चिकित्सीय जांच है जिसको कि एड्स रोग की स्थिति का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। तो बिडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड की बात करते हैं तो याद रखिएगा टाइफाइड रोग जो है वो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियोसाइड है, तो न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो यह शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि अग्रपुंज पाए जाते हैं। तो अग्रपुंज जो है वो किस में पाए जाते हैं, शुक्राणुओं में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्राणुओं में पाए जाते हैं। देखिए शुक्राणु कोशिका के जो शीर्ष भाग हैं उसी को अग्रपुंज कहा जाता है, जिसका निर्माण जो है वो गोल्गी बॉडीज के द्वारा होता है। आगे है कि जुकाम होता है। तो जुकाम की अगर बात करते हैं तो जुकाम जो है वो राइनो विषाणु से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राइनो विषाणु से होता है। राइनो वायरस की 3 जातियां होती हैं, राइनो वायरस ए, राइनो वायरस बी और राइनो वायरस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है मुर्राह, श्रुति और मेहसाना जो है वो किसकी प्रजाति है। तो मुर्राह, श्रुति और मेहसाना जो है वो एक भैंस की प्रजाति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भैंस की प्रजाति है। इसके साथ ही साथ भदावरी, नागपुरी, नीली रावी, पठारपुरी ये सब भी जो है वो भैंसे की एक प्रमुख नस्ल है। याद रखिएगा केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है वो हिसार हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो कीट भक्षी पौधा होता है। अच्छा, कीट भक्षी पौधा किसको कहा जाता है। वो ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां जो है वो घड़े का रूप धारण कर लेती है और उसमें कीटों का पाचन होता है। ऐसे ही पौधे को कीट भक्षी पादप या मांसाहारी पादप कहा जाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ड्रोसेरा और नेपथिन्स ये दोनों क्या है, कीट भक्षी पादप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आगे है कि एक परिस्थितिकी तंत्र के वाहक बल कौन है। तो एक परिस्थितिकी तंत्र के वाहक बल है सूर्य की ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सोलर एनर्जी। परिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करते हैं तो जीव जंतु और वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन जो है वही परिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एबिसीनिया, राइजोफोरा एवं एंट्रीप्लेक्स है। तो ये सब क्या है, हेलोफाइट है। इस क्वेश्चन सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हेलोफाइट। हेलोफाइट एक्चुअली होता क्या है, हेलोफाइट उन पादपों को कहा जाता है जो उच्च लवण युक्त जल में पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार
के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित कौन कौन नहीं है? सहकारी बैंक है, वाणिज्य बैंक भी है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई नहीं है। आईडीबीआई की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1964 में हुई थी और 2004 में इसका हस्तांतरण जो है वो वाणिज्यिक बैंकिंग कंपनी के रूप में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मांग की आय लोच जो है वो अधिक हो तो यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए। मूल में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाले जो अनुपातिक परिवर्तन होते हैं उसी को मांग की लोच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरित सकल राष्ट्रीय आय क्या है? तो हरित सकल राष्ट्रीय आय की अगर बात करते हैं तो देखिए, एक देश में उत्पादित जो समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्यों का योगफल है उसमें से अगर पर्यावरण की लागत को घटाने के बाद हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, जिसमें पर्यावरण क्षरण का लेखा भी किया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व मुद्रा बढ़ेगी यदि जो है वो रिजर्व बैंक के पास शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो बढ़ जाएगा तब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई जो है वो भारतीय रुपयों के मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए ही विदेशी मुद्राओं का विक्रय जो है वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का सही अवधि क्या है? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 74, यह योजना का उद्देश्य जो है वो स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। ध्यान रखिएगा, जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है वो इसी योजना अवधि के दौरान 19 जुलाई 1969 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? ठीक है, ब्रिजॉर्ड कनाडा ये सही है, हर्मटन नाइजर सही है, पैम्प्रो अर्जेंटीना सही है, ब्रिकफिल्डर फ्रांस सही नहीं है क्योंकि ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया की गर्म स्थानीय पवन है ना कि फ्रांस की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ये एक्चुअली अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी अंडमान में। इससे और भी कुछ क्वेश्चन याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सर्वोच्च चोटी है वो सैंडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है, और भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट वो ग्रेट निकोबार में स्थित है। आगे कह रहा है बाणसागर परियोजना जो है वो स्थित है। बाणसागर परियोजना जो है वो सोन नदी पर स्थित है जो कि मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी पर। सोन नदी की बात करते हैं तो यह गंगा की सहायक नदी है जो गंगा में दक्षिण की तरफ आकर जो पटना के पास मनेर है वहीं जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। तो भारत में अरावली पर्वत का निर्माण जो है वो कैलेडोनियन युग में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अरावली पर्वत की बात करते हैं तो यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत है और यह जो है वो गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर राजस्थान होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली जो है वो अवशिष्ट या प्राचीन बलित पर्वत का जो है वो उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा युग्म एक सुमेलित नहीं है? पीर पंजाल लघु हिमालय सुमेलित है, पोटवार क्यूमाई हिमालय सुमेलित नहीं है क्योंकि पोटवार का जो पठार है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावलपिंडी और झेलम के क्षेत्र में विस्तृत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पर्यावरण की तुलना जो है वो यातायात पुलिस से की थी? तो वो उनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सहायक समुद्री बंदरगाह नहीं है? कौन सहायक समुद्री बंदरगाह नहीं है? तो त्रिचूर तो है, त्रिचूर बंदरगाह जो है वो केरल में स्थित है। ठीक है, उसके बाद कह रहा ओखला नहीं है, ओखला नहीं है, तो इसका आंसर ओखला ही होगा। बाद बाकी क्यूलोन जो है वो क्यूलोन बंदरगाह को ही कोलम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है जो केरल में स्थित है, और नागरकोइल बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु में लक्षद्वीप सागर तट पर स्थित है। ओखला नहीं है। ओखला एक्चुअली आप लोग एक नाम, ओखला एक औद्योगिक क्षेत्र है। नोएडा नाम सुने हैं आप लोग? नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है? नोएडा का फुल फॉर्म होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मदेई, मंदोबी एवं महादाई नदियों से संबंधित नहीं है? तो वो है केरल।
केरल में पेरियार नदी बहती है, जिसे कि प्राचीन काल में चूर्णी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं, आपसे पूछ रहा है। तो पछाप कपासी मेघ जो है वो आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में चावल का बृहत्तम निर्यातक कौन है। तो चावल का बृहत्तम निर्यातक है थाईलैंड, और अगर उत्पादक पूछेगा तब चीन हो जाएगा। यहाँ निर्यातक पूछ रहा है तब आपका आंसर थाईलैंड होगा। ठीक है। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में जो गोदावरी कृष्णा डेल्टा क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ राज्य को धान को कटोरा कहा जाता है, और बिहार के धान का कटोरा कहा जाता है रोहतास जिला को, ध्यान रखिएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है वो विकास उद्योग कहा जाता है। तो विकास उद्योग अगर रसायन, लोहा, मोटर गाड़ी, सूती वस्त्र उद्योग, इसमें अगर देखा जाए तो रसायन उद्योगों को विकास उद्योग कहा जाता है। रसायन उद्योग जो है वो सबसे जटिल उद्योग होता है, जिसमें तत्वों के क्रिया प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हजारों यौगिकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई टुंड्रा के निवासी समूहों को क्या कहा जाता है। तो सेमियोड कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि नदियां जो विंध्याचल श्रेणियों के दक्षिण में बहती है तथा अरब सागर में गिरती है, वो कौन है। तो ये नदी है नर्मदा और ताप्ती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है वो भ्रंश घाटी में पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के बीच प्रवाहित होती है, और ताप्ती नदी जो है वो सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में प्रवाहित होती है। आगे है कि डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। तो डोलड्रम जो है वो 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76, कह रहा है पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है। तो देखिए किलोमीटर में अगर पूछिएगा तब आपका आंसर हो जाएगा 14.96 करोड़ किलोमीटर, और अगर मील में पूछिएगा तो हो जाएगा 9,29,60,000, मतलब 930 लाख लगभग मील हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं अपसौर और एक को बोलते हैं उपसौर। तो देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच जब न्यूनतम दूरी की स्थिति होती है उसको हम लोग कहते हैं उपसौर, जो कि 3 जनवरी को होता है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी स्थिति जो होता है उसको अपसौर कहते हैं, जो कि 4 जुलाई को होता है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे कह रहा है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमपल्ली जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो पोचमपल्ली जो है वो तेलंगाना में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में। आगे है कि भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन है। तो भारत का पहला मानवयुक्त महानगर मिशन जो है वो है समुद्रयान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि ई अमृत पोर्टल जो है वो संबंधित है। तो ई अमृत पोर्टल जो है वो ई वाहन जागरूकता से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो ग्लासगो में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 80 से लेके 100 तक मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो PDF में अटैच्ड है, आंसर ही नहीं बल्कि पूरा सॉल्यूशन जो है वो PDF में अटैच्ड है। PDF के लिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि PDF वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, उससे जाकर ज्वाइन करके आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।